हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख ही रहे हैं चुनावी भूचाल। जो रिजल्ट आया उसके बाद चौंकाने वाले रिजल्ट आए। 3 राज्यों में सरकार गिर गई और 2 में एनडीए की वापसी हुई है। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए भी कि कहाँ किसको बहुमत मिला वगैरह वगैरह। कई बार इस तरह के सवालात भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रखे हैं हमने, डेटा रखा है और भी कई सारे प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? बीजेपी, सबको पता है बीजेपी। ठीक है। और किसे कितनी सीटें मिली हैं अगर देखेंगे तो बीजेपी को टोटल जो सीटें मिली हैं वो 206 हैं। ओके। टीएमसी जो वहां सत्ता में थी, जिसके जिसकी मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, और वहां उसको हार मिली है बहुत बुरी तरह से। 81 सीटें हैं, बाकी कांग्रेस को 2 हैं और छिटपुट ये देख रहे हैं आप। तो पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार है जब भाजपा की सरकार बनने जा रही है। टीएमसी को हराकर भाजपा पहली बार सत्ता में आई है। और पार्टी जो है वो 10 साल में 3 सीट से 206 सीट पर पहुंच गई है। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? आंसर होगा टीवीके। क्या नाम है? टीवीके। और तमिलनाडु मैप में आप देख रहे हैं। तो टीवीके को टोटल जो सीटें मिली हैं वो है 108। टोटल वहां पर सीटें हैं विधानसभा में तमिलनाडु में 234, और बहुमत के लिए 118 होना चाहिए। लेकिन जो है ना वो सबसे अधिक सीटें जो है ना वो जीती हैं 108। इसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दल के समर्थन या कुछ निर्दलीय भी हैं तो, या दूसरे दल के भी हैं तो उन सब के समर्थन से फिर आगे सरकार बन सकती है, बनी जाएगी ऐसा लगता है। तो एनडीए को यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 53 सीटें मिली। उसमें एआईडीएमके को 47, बीजेपी को 1, बाकी देख रहे हैं आप। और एक एसपीए गठबंधन था। एसपीए का फुल फॉर्म होता है सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस। उसमें डीएमके, जहां जिसके इससे पहले मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, आज हो सकता है कि इस्तीफा वगैरह हो जाए, तो उसके यानी एम के स्टालिन थे, उसकी सीटें जो है ना मात्र बहुत घट के 59 हो गई हैं। कांग्रेस ने मात्र 5 सीटें जीती हैं। इस तरीके का ये हुआ है। तो तमिलनाडु में बड़ा फेरबदल हुआ है। 2 साल पुरानी पार्टी टीवी के, और उसके जो लीडर थे विजय, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी पार्टी लेकर उभरे हैं वो। और टीवी के हालांकि बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं। 59 ईयर के मतलब इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ है जब ऐसी सरकार बनने जा रही है तमिलनाडु में जहां डीएमके और एआईडीएमके नहीं होंगी। मतलब जो भी सरकार बनती थी या तो डीएमके या एआईडीएमके कहीं ना कहीं होती थी उसमें, ठीक है, सरकार में। तो डीएमके के नेता एम के स्टालिन भी विधानसभा चुनाव भी हार गए वो, मुख्यमंत्री होने के बावजूद। ओके, तो ये है ठीक है। और पूरा नाम क्या है इनका? ये विजय जोसेफ विजय चंद्रशेखर। और एक्टर हैं, बहुत शानदार एक्टर हैं। इनकी फिल्में आपने ज़रूर देखी होंगी। तमिलनाडु में इतिहास रहा है तमिलनाडु में कि वहाँ फिल्मी हीरो जो है ना, उन मतलब अर्श से मतलब आसमान पे उठा देती है लोग, फर्श से अर्श। तो ये होता है वहाँ। और विश्वास बहुत होता है। जो फिल्मों से जुड़े हुए जो एक्टर हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, तो ये है। इससे पहले जयललिता को देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कई सारे लीडर्स थे ऐसे जो कि वहाँ ने मतलब वहाँ की जो फिल्में हैं उसमें सुपरहिट रहे, और बाद में वो लीडरशिप में आए और उन्होंने अपना जलवा कायम किया। तो उनमें अब विजय का भी नाम आ गया है। इनको कई नामों से लोग जानते हैं, विजय थलपति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैसे पूरा नाम इनका क्या है? जोसेफ विजय चंद्रशेखर। इनके पिता क्रिश्चियन थे, इनकी माँ हिंदू थी, ठीक है। ये खुद शायद क्रिश्चियन को मानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? तो यूडीएफ ने जीती हैं सबसे अधिक, ठीक है। यूडीएफ, यूडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ओके, तो ये कांग्रेस से संबंधित ये फ्रंट है।
टोटल जो केरलम में अगर हम देखेंगे तो वहाँ जो टोटल सीटें हैं विधानसभा की 140 है, और बहुमत जो है ना वो 71 के आधार पर होना चाहिए, होता है। बहुमत 71 आ गया तो फिर उसकी सरकार बन जाती है। तो यूडीएफ उसे 94 सीटें मिली हैं टोटल, और कांग्रेस की इसमें 63 हैं। फिर बाकी दूसरे दल हैं IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केसी है, उसके साथ है आरएसपी के 3 हैं। इस तरह से ये यूडीएफ है। फिर दूसरे स्थान पर जो है ना वो कौन रहा है, एलडीएफ। ये एक जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो पार्टियां हैं उनकी है, ठीक है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पूरा नाम है इसका। और इससे पहले जो सरकार थी ना केरलम में, वहां पर इसी की सरकार थी, के विजयन इसी के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये है, इसमें CPIM में को 26, CPI को 8, RJD को 1, NDA को 3, ये सब सीटें देखने को मिली हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो केरलम है उसमें 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है, और इसी के साथ देश में कहीं भी किसी भी लेफ्ट पार्टी की सरकार अब नहीं बची है। पिछले 5 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा आपका NDA, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो NDA को टोटल सीटें मिली है 17। कुल जो विधानसभा में सीटें हैं वो है 30, और बहुमत के लिए होने चाहिए 16। तो NDA ने 17 जीत ली हैं, उसमें बीजेपी को 4 मिली है, और AINRC वो 12 सीटें मिली हैं उसे, ठीक है। दूसरे स्थान पर SPA है, फिर तीसरे पर TVK जो पार्टी है उसको 2 मिले हैं, आने के 2 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, पुदुचेरी जो ना कई हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो यहाँ आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में एक हिस्सा है, फिर तमिलनाडु में है, और फिर इधर केरल के पास है। तो ये टोटल केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ पर जो जीत हासिल हुई है वो NDA को जीत हासिल हुई है पुदुचेरी में। राजधानी पुदुचेरी सिटी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब असम विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? बीजेपी को बहुमत मिला है, ठीक है। और अगर NDA को कहेंगे तो NDA को बहुमत मिला है, ओके। तो ये टोटल सीटें हैं असम में 126, और बहुमत के लिए चाहिए होता है 64। तो यहाँ पर NDA को टोटल है 102, और बीजेपी को अकेले 82 है, मतलब अकेले ही बहुमत में है। बाकी जो सहयोगी दल है यानी NDA के, उनमें AGP को 10, BPF को 10 मिला है। कांग्रेस प्लस को टोटल 21 सीटें मिली हैं, मतलब सिर्फ कांग्रेस को कहेंगे तो 19, और RJD को 2 सीटें मिली हैं, इस तरह से 21 हो जाती हैं। तो ये असम का जो चुनाव है वो देखा आपने इस तरीके से, ठीक है। तो असम में हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी सरकार की वापसी हुई है। भाजपा लगातार तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने यहाँ अकेले ही मतलब बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है, और एक खास बात है कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है तो उसका कोई भी मंत्री चुनाव नहीं हारा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का मैप तो उसमें ये देखिए 22 राज्यों में बीजेपी या NDA उसका जो घटक है उसका कहीं ना कहीं सरकार जरूर है, इस तरीके से देख रहे हैं आप। कुछ दूसरी जगह जैसे झारखंड में जो ना झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ओके। इधर कर्नाटक, तेलंगाना, अब केरल में आ गई है कांग्रेस, तो इस तरह कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये स्थिति है। बिहार में देख लीजिए NDA ही है, हालांकि अब बीजेपी की सरकार हो ही गई है एक तरह से, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी स्थिति। अकेले बीजेपी इतने सारे राज्यों में है, और अगर NDA को साथ में रखेंगे तो 22 राज्यों में अब ये सरकार है। आगे बढ़ते हैं, इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप करंट फोर्थ की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह के मेंबरशिप बैचेज हैं। एक बेसिक है जो कि SSC टीचर, रेलवे, पुलिस लेवल का है। दूसरा है SPSS लेवल का, और इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएंगे आपको, वीडियो, PDF, टेस्ट, ये सब कुछ। और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा
वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, टेस्ट भी, वीडियो भी, पीडीएफ भी, तो ये देख सकते हैं आप। शार्प लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत मामूली से प्राइसेस होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? फायर फाइटर्स डे, तो 4 मई को मनाया जाता है ये हर साल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर का हिस्सा मई 2026 में गंगा नदी में गिर गया और इससे 16 जिलों की कनेक्टिविटी जो ना प्रभावित हुई है? आंसर क्या होगा? बिहार। ये नज़ारा देखिए कि पुल जो है बीच से ही टूट के और नदी में गिर जाता है। कुछ हादसा भी हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो पुल है विक्रमशिला सेतु, ये 4.7 किलोमीटर लंबा पुल है और इसको यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ है, ऐसे बताया गया है। और 10 साल में 3 बार इसकी मरम्मत हो चुकी है। मार्च में भी रिपेयर का वर्क हुआ था काफ़ी कुछ। 10 इंच का जॉइंट सस्पेंशन धंस गया था तो उसको जोड़ा गया और अब 3 मई को इसका एक स्लैब जो ना गंगा में गिर गया। और जब गिरा तो उस समय वाहनों की लंबी कतार भी लगी हुई थी और ये घटना हुई है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को वहां पर नाव से, बड़े बड़े नाव से जो ना वो नदी को पार करना पड़ रहा है। विक्रमशिला सेतु में हर दिन लगभग 1 लाख लोग की आवाजाही होती थी, आना जाना, और 50,000 से अधिक छोटे बड़े वाहन जो ना इस पुल से गुजरते थे। तो ये है इंपॉर्टेंट बात कि मतलब गिर गया पुल का ही हिस्सा। मार्च में प्रोटेक्शन वॉल भी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ये है अभी स्थिति, क्या कहेंगे। पिछले दिनों में अगर कहेंगे तो कई सारे पुल गिरे हैं पिछले कुछ साल में। 2022 में सुल्तानगंज का अगवानी पुल गिर गया था। 2023 में भागलपुर का एक निर्माणाधीन पुल था, वो धंस गया था। 2024 में भागलपुर में पुल क्रैक हो गया। 2025 में सिवान छपरा का छोटा पुल गिर गया था और अब विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा वो गिर गया नदी में, गंगा में। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मरांडा उनकी 100वीं जन्म शताब्दी पर 2 मई 2026 को विशेष डाक टिकट जारी किया। तो उन्होंने मतलब कौन सा उनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका था? भारतीय ही हैं वो। इसका आंसर होगा सभी, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड उनको मिल चुके थे। तो ये गोवा में विशेष डाक टिकट जारी किया गया है, इसके जरिए इनको श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, तो इनके चित्र वाले 4 पोस्ट कार्ड भी मतलब वो जारी किए गए। स्मारक डाक टिकट जारी किए गए मुख्य तौर पर, मतलब पब्लिक के लिए नहीं था, स्मारक के तौर पर था। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और वो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, चित्रकार थे। ओके, और व्यंग्यपूर्ण जो चित्र है वो सब बनाते थे वो। उनका जन्म हुआ था 1926 में दमन में, दमन दीव है ना, तो उसी के दमन में। ठीक है, तो उस वक्त वो पुर्तगाली क्षेत्र था, पुर्तगाली शासन था वहां पर। बाद में पालन पोषण जो ना गोवा में हुआ था उनका। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अवार्ड भी मिल चुके हैं बहुत सारे इनको। 1998 में पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण मिला और 2012 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और भी कई सम्मान मिल चुके थे। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में एक क्रूज जहाज पर दुर्लभ हंता वायरस के संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई और इसकी पुष्टि WHO ने, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, इसने भी की है? आंसर क्या होगा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, और ये सस्पेक्टेड आउटब्रेक एक जहाज में हुआ है। इससे पहले भी कुछ साल पहले ऐसे ही देखने को मिला था हंता वायरस, वो जहाज में ही हुआ था। और ये अटलांटिक महासागर में ये क्रूज शिप है और इसी में अचानक लोग बीमार होने लगे और 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, कुछ लोग अभी भी बीमार हैं। तो ये जो क्रूज शिप है इसका नाम है MV होंडस। फिलहाल ये अफ्रीकी देश केप वर्डे के राजधानी, मतलब वो वहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है उसी के पास में इसको रोका गया है और यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर
वायरस जो है ना वो मतलब पब्लिक बाहर निकलेगी और आम लोगों के कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ भी संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जितने लोग हैं उनको यही बंद किया हुआ है कि आपको उतरना नहीं है, खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, इलाज कराइए आप। स्पेशलिस्ट वहाँ जा रहे हैं पूरे, जैसे कोरोना में जिस तरीके से लोग डॉक्टर्स जो है ना वो पूरा पैक होके जाते थे ना, पूरा मतलब जो बचाव कवच एक तरह से लगा के, उस तरीके से डॉक्टर जा रहे हैं, इलाज हो रहा है वहाँ पर जो भी लोग हैं वो। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं कुछ मरीज। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात, हंता वायरस से संक्रमित हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये हंता वायरस है क्या, क्या मामला है ये हंता वायरस? अगर ये जो है वो चूहों या फिर गिलहरियों की वजह से ये फैलते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल उसके मुताबिक हंता वायरस व्यक्ति के मतलब चूहे या गिलहरी के संपर्क में आने से इंसानों में आ जाता है, मुख्य तौर पर चूहों से होता है। ये चूहों में कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन इंसानों में इससे मौत हो जाती है। मतलब चूहों को ये वायरस नुकसान नहीं करता है, खास बात ये है, लेकिन इंसान को से नुकसान हो जाता है। पहली बार हंता वायरस का पता चला था 1993 में। तब अमेरिका में एक कपल जो है ना वो संक्रमित हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके कुछ महीने बाद इस बीमारी से 600 लोगों की मौत हो गई थी। ये चूहे की यूरिन, उसका जो मल है उससे, लार के संपर्क में आने, इन सब से हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है, पल्मोनरी सिंड्रोम नाम की एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर उसकी वजह से डेथ हो जाती है। हंता वायरस जो है ना वो हवा के जरिए नहीं फैलता है, जैसे कोरोना वायरस फैल जाता था ना हवा के जरिए, वैसे नहीं फैलता है। लेकिन ये कोरोना जो वायरस था उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा खतरनाक है अगर इन्फेक्शन हो गया तो। और इसका कोई इलाज नहीं है, लक्षण के आधार पर इलाज किया जाता है। होता यह है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और बुजुर्गों जो और खासतौर पर जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बताया जाता है, WHO का आंकड़ा है कि 38% मरीजों की मौत हो जाती है। वैक्सीन भी इसकी कोई तैयार नहीं हुई है और कोई तय इलाज भी नहीं है। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात। ओके, तो ये जहाज में ही, अब पूरा जहाज जो है ना एक तरह से वहाँ पर खड़ा है और वहीं पर लोग हैं बस फंसे पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं और प्रश्न आपके सामने। सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। और ये BRO जो है ना वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और 2026 में 67th ये स्थापना दिवस था। BRO का काम क्या है? तो जो भारत की सीमाएं हैं उसके आसपास सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ये सब करना है महत्वपूर्ण। ठीक है, सेना को मदद करने के लिए। ओके, तो ये मुख्य काम उसी का है, उसका है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन वो हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और बैचेज अवेलेबल है आप सबके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। और अप्रैल का भी PDF, वीडियो, टेस्ट, ये सब कुछ ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है। PDF कई तरीके के हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स है, और उसमें वीडियो के लिंक भी दिए हुए हैं, तो वो देख सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप बैच लिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप से। ओके, और डेली का PDF फ्री होता है, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आज का ये। ओके, बाय।